अब बात करते हैं स्क्वायर की। व्हाट इज स्क्वायर? अ स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, चारों साइड क्या है यहाँ पे इक्वल है। डायगोनल की बात करें तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है डायगोनल। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या है यहाँ पे इक्वल है। क्लियर है बात? अभी देख लेंगे कैसे इक्वल है, लेकिन अभी हमें बस इतना समझना है। और जो एंगल्स हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में भी चारों एंगल क्या थे 90 डिग्री के थे, यहां भी चारों एंगल 90 डिग्री के। डायगोनल्स इक्वल थे, यहां भी इक्वल है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक कंडीशन चेंज हो गई है कि यहां पे चारों साइड्स इक्वल है, वहां दो दो जो अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल थी, लेकिन यहां पे चारों साइड क्या है इक्वल है। क्लियर? ये है हम लोगों के पास डायगोनल्स। ठीक है, अब वहां रेक्टेंगल के केस में जो डायगोनल्स थे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, और ना ही जो एंगल्स थे ए बी सी डी वो एंगल बाइसेक्टर थे। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें तो ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री होने वाला है। अभी हम देखते हैं क्यों। मान लो इसे हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, अगर बात करें हम लोग तो यहां पे BC बराबर DC है ना, BC कायदे से देखा जाए तो चारों बराबर है, लेकिन अभी हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन से BC और D की बात करेंगे। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वही इसके अपोजिट में एंगल होगा। मतलब मान लो अगर ये थीटा है तो इसे भी थीटा होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल BCD की अगर बात करें तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहां पे 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा कितना हो जाएगा 45, मतलब ये कितना है 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ये तो हमने एक ट्रायंगल की बात करी। यहां भी वही सारी चीजें हैं, यहां भी वही सारी चीजें है ना। तो ये कितना हो गया 45 हो गया। अब 45 हो गया, अब देखो यहां पे अगर एक चीज और देखें हम लोग तो ये वाला जो एंगल है थीटा, इसे अल्फा मान लो, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इस ट्रायंगल के लिए देख लिया। अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें अगर, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये अल्फा के अपोजिट में क्या है, अल्फा के अपोजिट में जो साइड है AD वो किसके बराबर है, अल्फा के अपोजिट में BC के बराबर है। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है बीटा, तो ये भी हो जाएगा बीटा, ये भी हो जाएगा बीटा। ठीक है, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यही हो रहा है यहाँ पे, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। मतलब ये भी कितना हो जाएगा फिर 45 होना पड़ेगा ना, इसे भी क्या होना पड़ेगा 45 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है सिमेट्री बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा। बात समझ में आ गई 45। अब ये दोनों 45 हो गए, बात समझना ध्यान से। अब ये दोनों 45, ये दोनों एंगल 45 हो गए, तो तीनों सम कितना का होता है 90 डिग्री का। ये 45 45 90 90 90 180, तो ये भी 90 होना पड़ेगा, इसे भी 90 होना पड़ेगा, इसे भी क्या होना पड़ेगा 90। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो डायगोनल्स है ना ये एंगल बाइसेक्टर्स होती है, मतलब 45 45, अगर ये 90 है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 90 था, ठीक है 90 को हाफ कर लिया 45 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्टेड, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, है ना, ये दिख रहा है हमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब एरिया की बात करें तो चारों का एरिया बराबर होगा, चारों एरिया क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है
है ना, चारों एरिया क्या है, यहाँ से ना ओ नाम दे दिया, चारों एरिया कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, ये साइड बराबर है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से चारों ट्रायंगल क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो एरिया भी क्या होगा, बराबर होने वाला है इनका। बात समझ में आ गई। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये डायगोनल है, ये एंगल 90 डिग्री था, बाइसेक्ट कर दिया तो एंगल बाइसेक्टर हो गया डायगोनल। ये डायगोनल है, 90 डिग्री था, 45 में ब्रेक कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया एंगल को, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे बोलना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। और क्या बोला हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। और ये वाला जो साइड है, ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई। रोम्बस के लिए भी बोल सकते हैं ये कि स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। दोनों में अंतर क्या है, एंगल का अंतर है ना बस। स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं, रेक्टेंगल में क्या है, चारों साइड सॉरी दो साइड इक्वल होती है। अगर चारों साइड इक्वल कर दी तो वो स्पेशल केस बन गया, है ना, स्पेशल केस बन गया। वहां पे ये दोनों साइड बराबर थी और ये दोनों साइड बराबर थी, हमने क्या किया, चारों साइड को बराबर कर दिया, तो हमने बोल दिया स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, बाकी सारी चीजें तो वही है। जो चीज हमने रेक्टेंगल के लिए देखी थी वही चीज हम लोग यहाँ पे स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास O, हमने ज्वाइन कर दिया, और ये वाला एरिया A1, A2, A3, A4। स्पेशल केसेस का मतलब कि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है ना, लेकिन जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है, ठीक। अब देखो यहां पे क्या होगा, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। एक चीज तो हमने ये लिख दी जो हमने रेक्टेंगल के केस में पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे निकालते तो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग, है ना। साइड अलग सेम हो गई तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या निकालना तो ऐसे ही है ना, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। उस टाइम लेंथ बड़ी थी, अब छोटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेस ही तो है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं DO स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल देते हैं AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का समेशन प्लस DO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। जो चीज वहां पढ़ी थी वही चीज वापस से हमने यहां पढ़ ली, ठीक। अभी तो यहां पे है अंदर, है ना, ये जो O पॉइंट है ये अंदर है, लेकिन अगर ये बाहर हो जाए तो फिर, अगर ये पॉइंट बाहर हो गया तो फिर, तो भी वही चीज जो हमने किसके लिए पढ़ी थी, जो चीज हमने रेक्टेंगल के लिए पढ़ी थी वही चीज हम लोग यहां स्क्वायर के लिए भी पढ़ेंगे। क्लियर, क्या लिख देंगे हम लोग, अगर इसे नाम दे दे A, B, C और D, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहां से, इसे नाम दे दिया O, ठीक। तो AO स्क्वायर, AO यहां लिख लेते हैं इसे नीचे, यही चीज अप्लीकेबल है, ठीक है। DO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल में एप्लीकेबल थी वो चीज स्क्वायर में भी एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि अगर हमने AB, BC, CD और AD के मिड पॉइंट को अगर हमने मिला दिया, ठीक है, अगर हमने मिला दिया तो जो फिगर हमें मिलने वाला है, जो फिगर हमें मिलने वाला है ये क्या रहेगा, ये जो फिगर बन के आया है EFGH, ये जो फिगर निकल के आया इसका ये क्या है एक्चुअल में, ये होने क्या वाला है, देखो ये है एक स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर होगा। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है,
बार बार प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों स्क्वायर है ये, देखो ये कितना है, ये a/2, ये a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, सारी क्या होगी a/2, a/2 कितना होगा, जो रिजल्ट इसका आएगा EH वाली लेंथ रहेगी, वही लेंथ ये रहेगी, वही लेंथ ये, वही लेंथ ये, ठीक है। चारों लेंथ अगर बराबर हो गई तो हम उसे बोल देंगे स्क्वायर। और हमने एंगल के बारे में तो पढ़ ही लिया कि एंगल क्या होगा यहाँ पे, बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो ये होगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर एरिया की बात करनी है तो देखो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है एरिया, ठीक है। एरिया अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। अगर इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया अगर हमें निकालना है, ये क्या है, EFGH, कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, इसे यहां से मिला दे तो क्या आएगा एरिया, हाफ बेस कितना है, देखो बेस कितना है यहाँ पे A इंटू हाइट a/2, हाइट कितनी है a/2, ठीक है। और इसका 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये तो 1 का निकला ना, हाफ बेस इंटू हाइट 1 के लिए था, पूरे के लिए क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, a²/2। पूरे का एरिया कितना था, इसका एरिया तो इतना हो गया। अब पूरे के एरिया कितना था हम लोगों के पास, पूरे का एरिया था हम लोगों के पास A², एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना है, एरिया ऑफ ABCD A² है भाई, है ना। अगर रेक्टेंगल में L इंटू बी था, L बराबर B या B बराबर L है तो उसे हमने A बोल दिया, A² हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां से कैसे किया हमने भाई, हाफ बेस कितना है A इंटू हाइट कितनी है, देखो a/2 है, ये तो 1 के लिए आ गया, अब 2 है ना यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये a²/2 आ जाएगा, क्लियर। तो और इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट से मिलके जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया पूरे एरिया का आधा होता है, पूरा एरिया क्या होगा, हाफ होगा। बात समझ में आ गई। हम लोग लिख लेते हैं इसे, एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट पे बनाया तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे रेक्टेंगल में किया था कि द फिगर बाउंडेड, व्हाट इज द फिगर बाउंडेड बाय द डायगोनल्स, बाउंडेड बाय द क्या बोल रहे थे हम लोग, बाइसेक्टर्स, है ना। बाइसेक्टर से बनने वाला फिगर रेक्टेंगल के केस में हमने देखा था, है ना। तो क्या यहाँ पे बन पाएगा क्या कोई फिगर, नहीं बन पाएगा। यहाँ तो एक्चुअल में जो एंगल बाइसेक्टर है वही किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो ये फिगर फॉर्म हो ही नहीं सकता, है ना, ये फिगर फॉर्म हो ही नहीं सकता। अगर ये लेंथ बड़ी होती, है ना, मतलब रेक्टेंगल होता, तब जाके एक स्क्वायर निकल के आ रहा था उसमें, अभी निकल के नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ही क्या है, एंगल बाइसेक्टर है और पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। ये 45, ये भी 45, ये 45, ये 45, सभी एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल्स क्या, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरी बात आती है कि मान लो इनके ये O है, मान लो AO है, इसका मिड पॉइंट हमने बोल दिया E, OB है F बोल दिया, OC का मिड पॉइंट G बोल दिया और OD का बोल दिया EFGH, ठीक है। हमने इन्हें मिला दिया, क्या किया हमने, इन्हें मिला दिया। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, मिला दिया। अब ये जो एरिया बना है, ये जो एरिया बना है, ये इसका एरिया क्या है, ये जो एरिया बना है इसका एरिया क्या है। या फिर हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि ये वाला एरिया बताओ, HOG बताओ, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमने नोटिस किया कि भाई यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OHG सिमिलर टू ट्रायंगल ODC, क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये क्या सिमिलर है, क्या कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, ये जो साइड है ये छोटी है इससे, है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सिमिलर है। लेकिन
अब हमें पता है ये मिड पॉइंट है, ये क्या है EFGH लिख लेते हैं हम लोग, EFGHR। यहां पे मिड पॉइंट साइड्स के थे, यहां पे मिड पॉइंट जो डायगोनल्स है ना, जो डायगोनल्स है AO, डायगोनल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हमने इक्वल पार्ट्स में, उसके भी जो सेंटर पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, वो है ये आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं AO, F किसका है OB, ठीक है, G किसका है OC और H किसका है OD, ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये क्या है इनके मिड पॉइंट। तो अब हम लोग अगर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, हमने ट्रायंगल बना दिया, ये यहां पे हमने लिखा ODC, ये है H और ये है G, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट जानते हैं हम लोग, अब मिड पॉइंट थ्योरम भी हम लोग जानते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम जानते हैं हम लोग। तो ये जो इसकी लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ है 2x है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी x, क्या ये भी जानते हैं हम लोग? बिल्कुल जानते हैं हम लोग, है ना, बात समझ में आ रही है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं यहाँ से, ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए यहाँ से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर देखा जाए यहाँ से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो एरिया रहेगा, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो जो एरिया रहेगा उनका रेशियो क्या रहता है, उनकी जो बेस रहती, कोई भी एक साइड ले लो उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा, जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG, एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रेशियो की बात करें, ऐसा नहीं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG इज इक्वल टू HG स्क्वायर या OH स्क्वायर, नहीं, तब हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है, तब हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। यहां हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो और दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ये है ODC, बेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, हमने बोल दिया DC स्क्वायर, हमने बोल दिया HG स्क्वायर छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में DC स्क्वायर। क्या हम OH स्क्वायर बोल सकते थे क्या ऊपर वाले ट्रायंगल में? हाँ बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन फिर उस केस में हमें OD स्क्वायर लेना पड़ता। छोटे वाले ट्रायंगल में OG स्क्वायर बोल सकते थे, लेकिन फिर बड़े वाले ट्रायंगल में OC स्क्वायर लेना पड़ता। ले सकते हैं, अगर नोन है तो ले सकते हैं, अननोन है तो नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे चीजें नोन है, क्या नोन है, यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा रेशियो 1:4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC इज इक्वल टू 1/4, यूनिट है ये। अगर हम ऐसा लिख दें इसे A4 है, अब ये हमने क्या बोल दिया इसे कि इसकी वैल्यू है A सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट, इसकी है 4A यूनिट, बात समझ में आ गई। लेकिन उसके लिए दिक्कत ये है कि हमें A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा लिखना चाहे, अभी हमें रेशियो में ही लिखना पड़ेगा, अभी हम ऐसा नहीं लिख सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं, ये तो रेशियो है, क्या है एक्चुअल में ये रेशियो है। अगर अलग अलग करके लिखना ही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OHG को A लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC को 4A लिखो, ठीक है। तो यहां से 1:4 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम बोलना चाहें, ये कितना है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, पूरा जब 4 यूनिट है, 1 यूनिट चला गया तो ये जो बचा हुआ कितना है, ये जो बचा हुआ है ये कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कुल मिला के हमने ODC क्या बोला है, ODC ये पूरा ट्रायंगल बोला है ना हमने, क्या बोला, पूरा ट्रायंगल बोला है। जब OHG मान लो हमारे पास क्या है, इसका रेशियो दिया हुआ है, मान लो ये 2:8 है, क्या ये 1:4 हो रहा है? हाँ हो सकता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ये कितना हो, ऐसा हो, तब भी रेशियो 1:4 आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम यहां से ये नहीं बोल सकते इसकी जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो 3 यूनिट है, इसका 12 नहीं। अगर किसी एक का जानते हैं तो दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं 1:4 करके, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि भाई OHG का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लो 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब इसका निकालना है तो क्या करेंगे, है ना, इसका निकालना है तो क्या करेंगे, हम 6 बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई, 2 यूनिट इसका चला गया छोटे वाले सर्कल का, कुल मिला के 8 था,
2 यूनिट छोटे वाले का है तो बचा 6 यूनिट किसका, इसका रहेगा ना, क्वाड्रिलेटर का। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहां से आते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो यहां से हमने क्या देख ली एक चीज कि ये जो OHG है इसका 1 यूनिट है, इसका 3 यूनिट है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, इसका कितना है, 3 यूनिट एरिया है। और ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है इसका 1 यूनिट एरिया है, तो इसका 3 यूनिट एरिया। मतलब अगर ये 10 है तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ये 50 है तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हमें पता है ये स्क्वायर है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट। ये ट्रायंगल इक्वल है, इक्वल एरिया में से इक्वल हम लोग एरिया माइनस करेंगे तो जो एरिया बचेगा वो भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के अगर पूरे ट्रायंगल दे दिया जाए, देखो किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। मान लो हमसे पूछा जाए कि ABCD, जो ABCD है उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD दिया हुआ है, कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे बोल दिया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HOG बताइए, HOG बताइए कितना होगा। पूरे का दे दिया है, हमें कंडीशन में डायग्राम नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ इतना मिलेगा कि उस पोर्शन का एरिया बताइए। या तो EFGH का पूछ लेगा कि जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है किसके, डायगोनल्स के, उनको अगर मिलाने पे ज्योमेट्री बनती है तो वो ज्योमेट्री कौन सी होगी ये पूछ लेगा। उस ज्योमेट्री का 1/4 पार्ट क्या होगा, मतलब इनकी बात कर रहा है वो, है ना, इनकी बात कर रहा है वो। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ABCD कितना यूनिट है, 3 3 6 12 13 14 15 16, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 64 है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूछा क्या गया, एक पूछा गया है तो हम बोल देंगे ये है। अगर इन दोनों का पूछा जाए तो हम बोल देंगे 8 है। तीनों का पूछा जाए तो हम बोल देंगे 12। चारों का पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे, अगर चारों का पूछ लिया जाता है तो हम बोल देंगे 16 है। उससे भी अच्छा तरीका क्या है, हम लोग 1 2 3 4 कुल मिला के कितना हो गया यहाँ पे 4। ये जो EFGH है इसका एरिया, EFGH की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल EFGH, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFGH की बात करें हम लोग, कितना यूनिट है, 1 2 3 4, 4 यूनिट है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD 4 4 16 है ना, कितना हो गया है, 3 + 3 6, 6 + 6 12, कितना हो जाएगा 12। तो एरिया ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर है ना सब जगह, ये HOG रेक्टेंगल है, ठीक। ABCD की अगर बात कर रहा है 1:3। अब देखो हमें पता है ये चारों इक्वल एरिया है, अभी हमें 64 दिया है और हम लोग जानते हैं कि ये रेशियो 1/3 है। कितना रेशियो है ये, 1/3 है हम लोगों के पास, है ना। भैया कितना हो रहा है 4, ये 16 है ना यहाँ पे। ABCD कितना है, ABCD कितना है 3 + 1, ये पूरा है ना, 3 + 1 4, 4 4 16 है, तो ये कितना आ जाएगा 16, तो ये 1/4 आएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ABCD का कितना है, इनका रेशियो। ABCD का अगर 64 दिया हुआ है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 32 आ जाएगा EFGH के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ABCD है, ये 1:4 आ चुका है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये 1/4 है। अगर हम यहां वाली पोजीशन को मिलाएंगे तो वो हाफ है, अगर डायगोनल वाली पोजीशन मिड पॉइंट की को अगर मिलाएंगे तो वो 1/4 है, ठीक। ये हमें दिख गया यहां से, ठीक। अगर ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरा अगर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये वाला कितना है, उसका 1/4 है। कितना है 1/4 है, मतलब कितना होगा 16 सेंटीमीटर, कितना होगा 16 सेंटीमीटर। अब EFGH तो आ गया 16, अब उसके भी 4 पार्ट करो इक्वल, तो 16 के 4 इक्वल पार्ट्स कितना होंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 यूनिट की वैल्यू 4, ये आ गया यहां से। बात समझ में आ गई। या तो हम ऐसे याद रख लें या पूरा याद रख लें, बेहतर तरीका कौन सा है, बस हम ये पता लगा लें कि ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक, और हम ये वाला फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। कब, जब डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ज्योमेट्री बनती है, वो स्क्वायर होता है, उसका एरिया का रेशियो ये रहेगा, क्लियर है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर in which opposite sides are parallel and equal but
एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल्स हैं ए बी सी डी ये क्या है 90 डिग्री नहीं होंगे। अगर ये 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेक्टेंगल। बेसिकली हमने क्या किया है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा झुका दिया है। क्या किया है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है। बेस एज इट इज रखा हमने, ये जो साइड्स क्या थी परपेंडिकुलर थी उन्हें थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब पढ़ लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑल्सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई, और ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। मान लो ये O पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से देखें तो देखो पहले इन चीजों को हम लोग फिल कर लेते हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। क्या डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर है क्या, नहीं, डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो डायगोनल है ये एंगल सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आता ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे। ऐसा डायग्राम बना लो, ये भी तो क्या है पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड बराबर है पैरेलल है, ये दोनों साइड बराबर है पैरेलल है। अब देखो क्या ये बराबर होगा, क्या एंगल बाइसेक्टर होगा, नहीं, एक एंगल बड़ा एक छोटा, एक एंगल बड़ा एक छोटा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। एंगल बाइसेक्टर होता तो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर लेता, तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है एंगल बाइसेक्टर। आर एंगल बाइसेक्टर, नो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री होने वाला है, क्या ये 90 डिग्री होने वाला है कि नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, वो होता है स्क्वायर के केस में। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई, ये क्या होगा 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियरली पता लग रहा है हमें, नहीं होगा। ठीक है, हर बात हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोगों ने रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए प्रूफ कर लिया है, और यहां से इन चीजों का बस हमें यूज करना है, प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं सिमिलरिटी लगा के, या फिर हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। क्या डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होने वाले हैं क्या, फिर से डायग्राम देख लेते हैं। क्या ये डायगोनल्स इक्वल होंगे, देखो ये दोनों लाइन पास में है, ये दोनों लाइन कितनी दूर है ना, यहाँ तो पता नहीं लगेगा। इसे और इसकी लेंथ बढ़ाते जाएं, इसे और इंक्लाइन कर दें तो ये देखेंगे कि ये वाली लेंथ ज्यादा है, ये वाली लेंथ छोटी। हाँ, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे AO और OC बराबर होंगे, यहाँ DO और BO बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या है, इक्वल है क्या नहीं है। ठीक है, इस टाइप से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स हाँ बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। लेंथ वाइज की बात कर रहे हैं, बाइसेक्ट या तो साइड वाइज लेंथ वाइज कर सकते हैं या एंगल वाइज। एंगल वाइज तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ लेंथ वाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये वाला जो क्या है डायगोनल्स है, ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये वाला जो डायगोनल है वो इन दो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ डायगोनल्स क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। और बात कर लेते हैं एरिया की। देखो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल x है, तो क्या ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, क्या ये वाला एंगल भी हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे y मान ले तो क्या ये भी y होगा, बिल्कुल। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन बना दी हमने। एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं, एंगल साइड एंगल से, है ना, एंगल साइड एंगल से, या साइड एंगल साइड से देख पा रहे हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे जो ट्रायंगल AOB है, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू DOC, है ना, कॉन्ग्रुएंट है ना ये। ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है अभी, बस वही चीज यहां पे लगा देंगे हम लोग। क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब इनका जो एरिया रहेगा, इनका एरिया जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पे एरिया इनका बराबर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो समेशन है वो इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है।